मेरा नाम प्राची है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट थी क्योंकि मेरा सपना था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरा ये सपना पूरा कर दिया था। अब मैं डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज किया करती थी। हम 7 भाई बहन थे। मेरी 4 बहनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। और मेरे 2 भाई थे, उनमें से एक भाई की भी शादी हो गई थी और एक भाई पापा के साथ दुकान पर जाता था। मेरे पापा के एक जनरल स्टोर था। हम लोग मामूली से लोग थे। हमारी इस छोटी सी जिंदगी में काफ़ी सारी खुशियाँ थीं। मैं कोई ज़्यादा काबिल और बड़ी डॉक्टर तो नहीं थी, लेकिन अपने हिसाब से लोगों का इलाज बहुत ईमानदारी और अच्छे तरीके से करती थी। अब मेरे मम्मी पापा का कहना था कि वो मेरी शादी करना चाहते हैं क्योंकि लोग कहेंगे कि बेटी को डॉक्टर बनाने के बाद अब उसकी कमाई बैठकर खा रहे हैं। मेरे मम्मी पापा ने जिद बांध ली थी कि वो मेरी शादी करके ही रहेंगे। हालांकि मैं भी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं अभी डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करना चाहती थी। मैं एक अस्पताल में नौकरी किया करती थी और मुझे यही सब कुछ अच्छा लगता था। आखिर इतने साल मैंने पढ़ाई करके अपने इस सपने को पूरा किया था और अभी मुझे नौकरी करते हुए सिर्फ 2 साल ही तो हुए थे। मेरे लिए एक रिश्ता भी आ गया था। मेरे मम्मी पापा को ये लड़का बहुत पसंद आया था, और आता भी क्यों नहीं। आखिर लड़का शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था, जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम था। उसे तो लड़कियां खूब घूर घूर कर देखती थीं और उसको पाने की चाहत रखती थीं। वो था ही इतना अच्छा कि कोई भी लड़की उसे देखकर उसकी दीवानी हो जाती थी। उस लड़के का नाम अंगद ओबराय था। अंगद इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मोहन ओबराय जी का बेटा था। वो हमारे शहर की जानी मानी शख्सियत थे। जो भी उन्हें देखता था उनके घर जाने की चाहत रखता था। अंगद के घर वालों ने अपने बेटे के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। मेरी शादी की डेट भी जल्दी ही फिक्स हो गई थी क्योंकि उसकी फैमिली वालों को अपने बेटे की शादी की बहुत जल्दी हो रही थी। मैं बड़ी हैरान हो रही थी और कंफ्यूज भी हो रही थी कि अंगद ओबराय के माता पिता ने अपने बेटे की शादी मुझ जैसी मामूली डॉक्टर के साथ कैसे फिक्स कर दी थी। हम लोग तो उनके जोड़ के भी नहीं थे। मैं जब खुद को शीशे में देखती तो मुझे अपनी खूबसूरती पर यकीन जरूर आता था, मगर कहीं से भी मैं खुद को मोहन ओबराय के बेटे अंगद ओबराय के लायक नहीं समझती थी। ये लोग बहुत अमीर थे, इतने ज्यादा अमीर थे कि उनकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर लोगों ने अपने घर की बहू के लिए मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया था। मेरा दिमाग बार बार यही सब कुछ सोच रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े बंगले में रहने वाले लोगों ने मुझ जैसी एक दिमाग की डॉक्टर को अपने बेटे के लिए क्यों पसंद किया। हम लोग तो बड़े सिंपल ही लोग थे। आखिरकार हम पर इतना बड़ा एहसान कैसे हो सकता था। उन लोगों को तो अपने बेटे के लिए अपने ही स्टैंडर्ड की कोई लड़की देखनी चाहिए थी, मगर हम तो मामूली से लोग थे। हाँ, मगर पेशे से मैं डॉक्टर थी और मुझे लोग मेरे पेशे की वजह से ही पहचानते थे। पर मैं कोई इतनी बड़ी और फेमस डॉक्टर नहीं थी, बस एक अस्पताल में नौकरी किया करती थी। फिलहाल अब इन लोगों ने रिश्ता फिक्स कर ही दिया था, तो मेरे मम्मी पापा तो इसको मेरी खुशकिस्मती जान रहे थे। मेरे दिल में कहीं ना कहीं खटका सा जरूर हो रहा था कि इस रिश्ते में जरूर कोई गड़बड़ या परेशानी होगी। मुझे किसी न किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था, क्योंकि मेरी किस्मत तो कभी इतनी अच्छी नहीं रही थी कि मैं बेवजह ही किसी अमीर घर की बहू बन जाऊं और वहां जाकर उनके बड़े से बंगले पर राज करूं। मेरा शक इस वक्त हल्का हल्का यकीन में भी बदलने लगा था, जब मेरी शादी से एक दिन पहले लड़के वालों के साथ एक औरत आई थी जो मुझे बड़ी गौर से देखने लगी। वो मुझे इस तरह से घूर कर देख रही थी जैसे अभी मुझे खा जाएगी। फिर मैंने उसकी नजरों में छुपे हुए खुफिया राज को पढ़ लिया था। जो वो मुझे बताना चाहती थी, वो मुझसे अकेले में कोई बात करना चाहती थी। मोहन ओबराय जी के खानदान वालों की तो बात ही अलग थी, मगर वो औरत मुझे कुछ डिफरेंट लग रही थी। वो मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर ये जताना चाह रही थी कि मुझे एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए। मैं उसे वॉशरूम ले जाने के बहाने से बाहर ले आई थी। मेरे साथ बाहर आते ही उसने मुझे गौर से देखा और कहने लगी, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? मैं तो तुम्हें पढ़ा लिखा और बहुत ही समझदार समझती थी, मगर तुम तो बहुत ही बेवकूफ़ निकली। तुम ये नहीं जानती कि मोहन ओबराय का बेटा अंगद ओबराय तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। हाँ, अगर तुम उसकी एक चीज़ ठीक कर दो तो हो सकता है कि तुम उस पर काबू पा लो, हो सकता है कि तुम उस पर राज करो, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसको ठीक करना होगा। उस औरत की बात ने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया था और कंफ्यूजन में डाल दिया था।
मैं तो ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो मुझसे क्या चाहती है। लेकिन इससे पहले कि वो मुझसे और कोई बात करती, मेरी मम्मी ने मुझे कमरे में आने के लिए आवाज़ लगा ली थी। मेरी मम्मी की आवाज़ लगाने पर वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली गई थी। मम्मी मुझसे पूछने लगी कि ये औरत तुमसे क्या कह रही थी? तुम नहीं जानती हो कि ये औरत मोहन ओबराय के घर की नौकरानी है। तुम तो इस नौकरानी के साथ ऐसे बातें कर रही हो जैसे ये तुम्हारी बहुत अच्छी रिश्तेदार लगती है। अगर तुम्हारे ससुराल वालों को ये पता चल गया कि तुम नौकरों के साथ इतनी ज्यादा फ्री होकर बातें करती हो तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या ये बात कम है कि वो हम जैसे गरीबों में अपने बेटे का रिश्ता कर रहे हैं? ऊपर से तुम उनके सामने गरीबों जैसी हरकतें भी कर रही हो। तुम्हारी शादी इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के यहाँ पर होने वाली है, इसलिए अपने आप को उन जैसा ही कर लो। तुम्हें उनको ये यकीन दिलाना जरूरी नहीं है कि हम गरीब हैं। भगवान के लिए हमारी इज्जत रख लो। मैंने अपनी मम्मी से कहा, हम गरीब कहाँ हैं, हम भी तो अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं। मेरी मम्मी कहने लगी, उन लोगों के सामने तो हम गरीब ही हुए ना, कहाँ वो लोग और कहाँ हम। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि इस औरत का कॉन्फिडेंस तो कुछ और ही कह रहा था। लग ही नहीं रहा था कि वो मोहन ओबराय के घर की नौकरानी है। वो तो किसी मालकिन से कम नहीं लग रही थी और वो बातें भी मुझे मालकिन की तरह ही सुना रही थी। हालांकि मुझे उसकी बातें अच्छी नहीं लगी थी। उसकी बातें ना ही मुझे कुछ खास पसंद आई थी, लेकिन मेरे पसंद नापसंद करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात ये थी कि उसने जो कहा वो सच था या झूठ था, क्योंकि उसकी बातों में सच्चाई जरूर झलक रही थी। उसने मुझसे कहा था कि तुम अंगद ओबराय से शादी करने के बाद बर्बाद हो जाओगी, यहाँ तक कि तुम उसको ठीक कर दो। इससे आगे वो कुछ और बताती, तभी तो मेरी मम्मी ने मुझे आवाज लगा ली थी और वो बाहर आ गई थी। उसकी बात अधूरी रह गई थी। उस औरत की अधूरी बात ने मुझे बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया था, पर मेरे पास इस बेचैनी को दूर करने का कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मैं शादी होने का इंतजार कर लूं और शादी के बाद अपनी बर्बादी को खुद अपनी आंखों से देख सकूं। पर ऐसा कौन औरत कर सकती है? हर एक औरत का सपना यही होता है कि उसकी जिंदगी में कामयाबी हो सके, वो अपने पति के साथ खुश रह सके। उसे कुछ मिले न मिले, लेकिन उसे एक अच्छा हमसफर जरूर मिलना चाहिए। मैंने दोबारा इस औरत मतलब अंगद ओबराय के घर काम करने वाली औरत से बात करने की कोशिश की थी, मगर अंगद ओबराय के घर वालों ने मुझे इससे बात नहीं करने दी। उन्होंने इस काम वाली बेचारी को तो शहर से बाहर ही भेज दिया था। शायद उनको भी आइडिया हो गया था कि वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। मैंने अपनी मम्मी को ये सब कुछ नहीं बताया था कि कहीं मम्मी मेरी शादी से 1-2 दिन पहले और ज्यादा परेशान न हो जाएं। वैसे भी उनकी तबीयत खराब रहती थी, इसीलिए मैंने भगवान पर भरोसा करके इस औरत की बात को अपने ध्यान से निकाल दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि शादी से पहले कोई नई परेशानी आ जाए, क्योंकि अब मेरी शादी में ज्यादा दिन नहीं रह गए थे, सिर्फ 2 दिन ही रह गए थे कि मैं एक नौकरानी के कहने पर कोई हंगामा कर दूं। मैं जानती थी कि उसने जो कुछ कहा था वो 100% सही साबित होने वाला था। कुछ लोग तो लोगों की शादी खत्म करवाने के लिए भी झूठ मूठ की बातें कर देते हैं, और जहां मेरी शादी होने वाली थी वहां पर तो ऐसे न जाने कितने लोग थे जो कि अंगद ओबराय के पीछे पड़े हुए थे। मेरे दिमाग में भी एक बात आने लगी थी कि आखिर इन लोगों ने मुझ जैसी गरीब लड़की के साथ अपने बेटे का रिश्ता क्यों जोड़ा? कोई तो वजह जरूर होगी। अगर अंगद ओबराय इतना ही काबिल होता तो मुझसे शादी क्यों करता? मैं तो उसके लिए एक मामूली सी लड़की थी, जबकि वो तो अपने पिता के ही लेवल के किसी बिजनेसमैन या फिर किसी और अमीर इंसान की बेटी को डिजर्व करता था। कोई न कोई गड़बड़ तो जरूर थी, पर मैं खामोश रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वाले मेरी वजह से परेशान हो जाएं। पर मेरे रिश्तेदार मेरा तमाशा जरूर देखना चाहते थे, और मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहती थी कि उनके सामने मेरी कोई भी कमजोरी आ जाए। मैंने अपने दिल में फैसला कर दिया था कि कुछ भी हो जाए, मेरे पति ने मुझ पर कोई भी सख्ती की या मुझे बर्बाद करने की कोशिश की भी तो मैं खुद साबित करके दिखाऊंगी कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं कुछ ऐसा करूंगी ही नहीं कि उसे मुझसे शिकायत हो जाए। क्योंकि मेरी अंगद ओबराय के साथ शादी होने पर मेरी फैमिली वाले बहुत खुश थे और मैं उनकी इस खुशी को कम नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और बेचैन थी। मुझे इस औरत की बातें बहुत ज्यादा खल रही थी। वो मुझे मेरी शादी में नजर आई थी, लेकिन वो मेरे करीब नहीं आई थी। शायद उसे मेरी सास ने अपने पास बुला लिया था। वो सारे मेहमानों को अटेंड कर रही थी। उसकी नजर बार बार मुझ पर भी थी। मुझे उससे नफरत भी हो रही थी।
जिसने मेरी खुशियों को गम आने से पहले ही खा लिया था, लेकिन मैं उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी कि तभी किसी न किसी तरह से वो मेरे पास पहुंचने में कामयाब हो गई थी। पहले तो उसने मेरे पास खड़े होकर चारों तरफ देखा कि कहीं मेरे ससुराल का तो कोई नहीं है। फिर उसने मेरे कान में चुपके से एक बात कही थी। वो कहने लगी, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम खुद अपनी बर्बादी का तमाशा देखना। जो कुछ भी तुमने किया है उसके तुम खुद ही जिम्मेदार हो। मैं अभी भी कह रही हूँ कि अपने पति को तुम ठीक कर दो, वरना तुम्हारी सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरी बात को झूठ मत समझना। उस औरत की बात ने मुझे फिर से बेचैन कर दिया था। मैं अपनी शादी का फंक्शन भी खुशी खुशी अटेंड नहीं कर पा रही थी। मेरी शादी की सारी खुशियां हवा में बिखर कर रह गई थी। मैं तो बस एक ही चीज के बारे में सोचने लगी कि आखिर मुझे अपने पति के अंदर ऐसा क्या ठीक करना होगा जिसकी वजह से मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। वो औरत मुझे पूरी बात भी कभी नहीं बताती थी। हर बार आधी अधूरी बात करके मुझे कंफ्यूज कर जाती थी। ये कसूर शायद उसका नहीं था। उसे मौका भी तो नहीं मिलता था कि वो मुझसे अकेले में बात करे। फिलहाल वो वक्त आ गया था जब मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। मेरे ससुराल का घर बहुत बड़ा था। सारे मेहमान चले गए थे। मुझे कुछ लड़कियां मेरे कमरे तक छोड़ गई थी। मैं दुल्हन बनकर अपने बेड पर बैठ गई थी और मैंने घूंघट डाल लिया था। मैं दुल्हन बनकर अपने पति के कमरे में आने का इंतजार कर रही थी। रात के 2 बज गए थे मुझे अपने पति का इंतजार करते हुए, लेकिन मेरा पति अभी तक नहीं आया था। बैठे बैठे मेरी कमर तक दर्द करने लगी थी। मेरी तो अब कमर अकड़ने लगी थी। मैं सोच रही थी कि आखिर अभी तक मेरा पति कमरे में क्यों नहीं आया। क्या उन्हें इस शादी से खुशी नहीं थी? मैं तो ये बातें सोच ही रही थी। मैं शादी वाला दिमाग लेकर बैठी हुई थी। मुझे अपने पति से मिलने की बेचैनी हो रही थी। तभी अचानक कमरे के अंदर एक अजीब सी खुशबू फैलने लगी। मुझे लगा कि ये खुशबू बाहर से आ रही है। जैसे ही मैंने नजर उठाकर देखा, मैं हैरान रह गई थी कि सामने तो मेरा पति सफेद रंग की शेरवानी पहने हुए खड़ा था और उसके हाथ में अगरबत्तियां थीं, जिसकी खुशबू सारे कमरे में फैल गई थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा नहीं रहे थे, बल्कि उनके चेहरे पर तो बहुत ज्यादा गुस्सा था। उनके ये तेवर देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी और मैं सोचने लगी थी कि आखिर वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं और फिर उनके हाथ में ये अगरबत्ती क्या कर रही थी। शादी की पहली रात कोई पति अपनी पत्नी के सामने ऐसे अगरबत्ती लेकर थोड़ी ना खड़ा होता है जैसे कि मेरा पति खड़ा हुआ था। और एक ये इंसान था जिसके आते ही कमरे में एक अजीब सी हैवानियत फैल गई थी और चारों तरफ मुझे अगरबत्ती का धुआं नजर आ रहा था। मुझे बुरा तो बहुत लग रहा था। जाहिर सी बात है, हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने पति का अच्छा बिहेवियर देखे, उसका पति उससे प्यार भरी बातें करे। लेकिन मेरा पति तो ऐसे खड़ा हुआ था जैसे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अपने पति को ऐसे हाथ में अगरबत्ती लेकर खड़े हुए देखकर मुझे बहुत उलझन महसूस हो रही थी। फिर मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो उसके चेहरे पर पसीने के कतरे देखकर मुझे आइडिया हो गया था कि शायद वो काफी दूर से चलकर आया है। गर्मी के मौसम में इतनी दूर तक चलने से जाहिर सी बात है इंसान को पसीना तो आ ही जाता है। पर मुझे हैरानी तो इस बात की थी कि रात के इस टाइम पर मेरा पति कहाँ से आ रहा था और वो ये सब कुछ क्या कर रहा था। ऐसे शादी वाले दिनों में तो इंसान अपना बहुत ख्याल रखता है। मेरे पति ने अगरबत्ती एक तरफ को लगा दी। अभी मैं यही सब सोच रही थी कि मेरा पति मुझसे माफी मांगेगा, लेकिन उन्होंने तो मुझे खड़ा होने के लिए कह दिया। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। अपने पति की बात मानते हुए मैं बेड से उतरकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। तब उन्होंने मुझसे बड़े कड़वे शब्दों में सवाल किया, जो कि बहुत मोहब्बत भरे अंदाज में किया जाता है। वही सवाल मेरे पति ने बहुत ही कड़वे शब्दों में कहा था, ये क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जाहिर सी बात है, एक पत्नी का जवाब तो हाँ में ही होता है। मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने हाँ में जवाब दिया कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। भगवान का शुक्र है कि उसने आपका भाग्य मेरे भाग्य के साथ जोड़ दिया, तो मैं आपसे ही मोहब्बत करूंगी ना। ये तो इस भगवान की देन है। तभी अचानक मेरे पति बोल पड़े और कहने लगे, बस, पर ज्यादा अच्छाई की देवी बनने की जरूरत नहीं है। अंगद इतना चिल्लाकर बोले थे कि उनकी आवाज की गूंज सुनकर मैं तो डर गई थी। मुझे अब इस नौकरानी की बातें याद आने लगी थी कि कहीं वो सच में तो नहीं कह रही थी, पर इतनी सी बात पर कंफ्यूज होना भी तो ठीक नहीं था। मैं अभी यही सब कुछ सोच रही थी कि मेरे पति ने मुझे और ज्यादा कंफ्यूजन में डाल दिया था। मैं पहले तो समझी कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं, पर मैं गलत सोच रही थी।
ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। वो तो मजाक नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी आवाज़ तो धीरे धीरे और ज़्यादा तेज और गुस्से से भरपूर होती जा रही थी। वो मुझसे कहने लगे कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मुझे बता दो। मैंने दोबारा से वही जवाब दिया तो वो कहने लगे कि मेरे साथ बाहर चलो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें इस बात को साबित करना पड़ेगा, वरना तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। एक औरत के लिए अपने पति को खुश करने से ज्यादा क्या हो सकता है। मैंने कहा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, चाहे वो मेरे लिए कितना ही मुश्किल क्यों न हो। मेरे पति मेरी ये बात सुनकर अचानक ही मुस्कुराने लगे थे और कहने लगे, अरे तुम तो डर गई। नहीं नहीं, मैं तुमसे कोई ऐसा वैसा काम नहीं करवा रहा, बस मैं चाहता हूँ कि आज की रात हमारी कुछ स्पेशल बने। मैं तुम्हें कुछ कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम तो डर गई। कोई बात नहीं। अपने पति की बात सुनकर मैंने गहरी सांस भरी थी और मुझे तसल्ली हुई थी कि चलो अच्छा है, मेरे पति मजाक ही कर रहे थे। वो मुझसे कहने लगे, चलो मेरे साथ बाहर चलो। मैंने कहा, हमारी आज शादी की पहली रात है, आप मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपने साथ आइसक्रीम खिलाने लेकर चलना चाहता हूँ। चलो हम दोनों आइसक्रीम खाकर आते हैं, थोड़ी ड्राइव भी हो जाएगी और इसी बहाने हम दोनों कार में बैठकर एक दूसरे से कुछ बातचीत भी कर लेंगे। अपने पति की बात मुझे कुछ अजीब तो नहीं लगी थी। आइसक्रीम तो मुझे भी बहुत पसंद थी और वैसे भी रात तो सारी की सारी अपनी ही थी, इसीलिए मैं अपने पति के साथ कार में बैठकर चली गई थी। अब मेरे पति का मूड पूरी तरह से बदल चुका था। वो बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। मैं कंफ्यूज हो रही थी कि पता नहीं मेरे पति को उस टाइम क्या हो गया था। मैंने सोचा भी कि उनसे अगरबत्ती के बारे में पूछती हूँ कि आप कमरे के अंदर अगरबत्ती क्यों लेकर आए थे, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि अंगद का मूड अभी बहुत अच्छा है, मैं उनका मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए जैसा हो रहा है उसे खामोशी से होने देती हूँ। फिर कभी अच्छा सा मूड देखकर उनसे इस बारे में बात कर लूंगी। वो मुझसे रास्ते में इस तरह से बात कर रहे थे जैसे कि मुझे काफी पहले से जानते हों। मुझे उनका ये अंदाज काफी अच्छा लगा था और खुशी भी हुई थी कि मेरे पति का बिहेवियर बहुत अच्छा है। शादी की पहली रात ही वो मुझे घुमाने के लिए निकल गए थे। उन्हें तो मुझे अपने साथ ले जाने की इतनी जल्दी हो रही थी कि उन्होंने मुझे दुल्हन वाले कपड़े भी चेंज करने नहीं दिए थे। मैं इसी हालत में उनके साथ घूमने के लिए आ गई थी। हम लोग काफी दूर तक आ गए थे, लेकिन मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि वो मुझे इतनी दूर कहाँ लेकर जा रहे थे। हालांकि आइसक्रीम के स्टॉल तो पीछे निकल गए थे। मैंने अपने पति से कहा कि आप मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि हम काफी दूर तक आ गए हैं। अंगद मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अब मेरा आइसक्रीम खाने का मूड नहीं है, मेरा मूड बदल गया। मैं एकदम से चौंक गई थी और फिर उनके चेहरे की तरफ देखने लगी। मैंने कहा, तो फिर हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? उन्होंने कहा, यहाँ शहर से दूर हमारा एक फार्म हाउस है और वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मैं तुम्हें वहीं पर लेकर जा रहा हूँ। मैंने कहा, पर हम किसी और दिन भी तो वहाँ पर जा सकते थे। मेरा पति कहने लगा, ये मेरी ख्वाहिश थी कि जब मेरी शादी हो तो मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने फार्म हाउस पर जाऊं और हम अपनी शादी की पहली रात वहीं पर गुजारेंगे। मैंने बड़ी मासूमियत से अपने पति की बात मान ली थी। हम लोग काफी दूर तक आ गए थे। रात के 3 बज चुके थे और अभी तक मेरा पति गाड़ी ही चला रहा था। फाइनली हम लोग फार्म हाउस तक पहुंच गए थे। ये फार्म हाउस सच में बहुत ही खूबसूरत था। मेरे पति ने फार्म हाउस का दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने के लिए कहा। अंदर से भी फार्म हाउस बहुत ही ज्यादा प्यारा था। मेरे पति ने कहा, आओ तुम्हें कमरे में लेकर चलता हूँ। मैं बड़ी खुशी खुशी अपने पति के साथ कमरे में चली गई थी। यहाँ की सफाई सुथराई बता रही थी कि यहाँ पर शायद कोई रहता होगा। मैंने अपने पति से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मैं हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर आ जाता हूँ और नौकरों से यहाँ की सफाई करवा देता हूँ। मेरे पति ने कहा, मेरा यहाँ पर बहुत दिल लगता है क्योंकि ये शहर से अलग है। ये फार्म हाउस जंगल के इलाके में बना हुआ था। फिर मेरे पति ने मुझे कहा कि तुम अब लेट जाओ, हम लोग सुबह यहाँ से जाएंगे। मैंने अपने पति से अपनी हालत की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं ऐसी हालत में नहीं लेट सकती, ये दुल्हन वाले कपड़े हैं, मुझे इन कपड़ों से उलझन हो रही है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही लेट जाओ। अपने पति की बातों के मुताबिक मैं लेट गई थी, लेकिन मैं हैरान रह गई थी कि मेरे पति ने मेरे लेटते ही मेरे मुंह पर एक ब्लैंकेट डाल दिया था। मैं घबराकर उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक मेरे दिमाग पर चक्कर सवार होने लगे और मेरी आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने ससुराल वाले घर में मौजूद थी। मेरा सर दर्द से बहुत भारी हो रहा था।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। फिर मुझे अचानक याद आया कि मेरा पति तो मुझे रात के वक्त अपने फार्म हाउस पर लेकर गया था और मैं वहीं पर सोई थी, तो फिर मैं यहाँ कैसे आ गई। मेरा तो सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा था। या तो मैंने कोई सपना देखा था या फिर मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने देखा मेरा पति घर में कहीं भी मौजूद नहीं था। मैं अपनी सास के पास जाकर बैठ गई थी। मेरी सास ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बेटे की जिंदगी में आने के लिए। लेकिन यह आशीर्वाद मेरी सास का कुछ अजीब नहीं था कि मैं उनके बेटे की जिंदगी में नहीं आई, बल्कि उन्होंने अपने इतने अमीर बेटे को मेरी जिंदगी में इन्वॉल्व किया है। घर में सब लोगों का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन वो नौकरानी वो मुझसे बड़ी दूर दूर रहती थी। मैंने सोचा था कि अच्छा है ये मुझसे दूर ही रहे, क्योंकि इसने मुझे मेरे पति के बारे में ना जाने कैसी कैसी बातें बताई थी और मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश भी की थी। मुझे अपने पति के घर आने का इंतजार था। वो शायद ऑफिस चले गए थे। मैंने नोटिस किया था कि रात के टाइम पर जब मेरा पति घर आया तो उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर खाना नहीं खाया था, बल्कि नौकरानी से कहा था कि मेरा खाना मेरे कमरे में ही ले आओ, और ना ही उन्होंने अपने पेरेंट्स से किसी तरह की कोई बातचीत की थी। मेरी सास ने मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा कि बेटा तुम भी जाकर अंगद के साथ ही खाना खा लो। मैं भी कमरे में आ गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे में पहला कदम रखा, ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे कि अचानक मेरे दिमाग पर अगरबत्ती की खुशबू हावी हो पड़ी और कमरे में चारों तरफ अगरबत्ती का धुआं हो रहा था। मेरे पति ने घूर कर मेरी तरफ देखा था। नौकरानी खाना लेकर आ गई थी। मैं उन्हें जैसे ही खाना देने लगी तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे हाथ से खाना नहीं चाहिए, मैं अपना खाना खुद खा सकता हूँ। अपने पति का बदला हुआ मूड देखकर मैं फिर से बहुत हैरान रह गई थी। और फिर ये अगरबत्ती, मैंने अपने पति से कोई भी बात करना अभी ठीक नहीं समझा था, क्योंकि इस टाइम वो फिर से मुझे बहुत गुस्से में लग रहे थे, जैसे कि कल थे। मैं अपने लिए खाना लेकर एक तरफ सोफे पर बैठकर खाने लगी थी और मेरे पति वहीं बेड पर बैठकर खाना खा रहे थे। मैं अपने पति के इस बदले बदले बिहेवियर से रुक रुक कर परेशान हो रही थी। मेरे पति का बिहेवियर खाना खाने के बाद फिर से बदल गया था। उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम खाना खा चुकी हो? मैंने कहा, नहीं, अभी खा रही हूँ। उन्होंने जल्दी से मेरे हाथ से प्लेट अपने हाथ में ले ली और कहने लगे, ये खाना अच्छा नहीं है, छोड़ो, मुझे भी खाने में मज़ा नहीं आया, चलो हम दोनों बाहर होटल से खाना खाने चलते हैं। मैंने कहा, लेकिन खाना तो अच्छा है। उन्होंने कहा, तुम बहुत सवाल जवाब करती हो। जबरदस्ती उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कमरे से बाहर निकल आए। कहने लगे कि हम लोग होटल में खाना खाएंगे, घर का खाना मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं है। इस तरह जबरदस्ती से मुझे अपने पति का घर से बाहर ले जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। एक बार उन्हें मेरी मर्जी तो पूछनी चाहिए थी। फिर से वो मुझे कहीं दूर लेकर आ गए थे और खाना खाने के लिए किसी होटल पर भी नहीं रुके थे। मैंने अपने पति से कहा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? होटल तो पीछे निकल गए। उन्होंने कहा, हम लोग फार्म हाउस जा रहे हैं। मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, हम लोग वहीं खाना खाएंगे। फिर मेरे दिमाग में आया और मैंने अपने पति से पूछा कि कल रात हम लोग फार्म हाउस में गए थे, तो फिर सुबह अचानक मेरी आंख घर पर कैसे खुली थी? मेरे पति ने कहा कि तुम फार्म हाउस पर जाते ही लेट गई और तुम्हें फौरन ही नींद आ गई थी। तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि तुम्हें तो अपने पति से बात करने की भी फुर्सत नहीं थी। यहाँ तक कि मैं तुम्हें सुबह घर पर लेकर आया और तुम्हें तब भी पता नहीं चला। तुम इतनी ज्यादा गहरी नींद में सोती हो, मुझे नहीं पता था। अपने पति की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी और दिमाग पर जोर डालने लगी थी कि क्या मैंने ऐसा ही किया था। हालांकि मैं अपने घर पर तो इतनी गहरी नींद में नहीं सोई थी। घर में थोड़ी सी भी आहट होती थी तो मेरी अचानक से आंख खुल जाती थी। तो फिर अब मेरी नींद को क्या हो गया था? मेरा पति मुझे फिर से फार्म हाउस ले गया, लेकिन वहां पर उन्होंने कोई खाना नहीं मंगवाया था। उन्होंने वहां जाते ही फिर से मुझे लेटने के लिए कहा। उनके कहने के मुताबिक मैं लेट गई थी और मेरे लेटते ही उन्होंने फिर से मेरे मुंह पर ब्लैंकेट ढक दिया और फिर मैं गहरी नींद में सो गई थी। अब हर दिन मेरे साथ ऐसा ही होने लगा था। मेरा पति रोज मुझे किसी न किसी बहाने से फार्म हाउस पर ले जाता था। अब मुझे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी थी, क्योंकि मैं जाती तो फार्म हाउस पर थी, लेकिन सुबह को मेरी आंख मेरे कमरे में खुलती थी। आखिर मेरे साथ क्या हो रहा था? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आज मैंने फैसला किया था कि मैं अपने पति के साथ बहुत सावधानी से पेश आऊंगी।
मैं अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुझे गहरी नींद आ जाती है और मुझे पता ही नहीं चल पाता कि फार्म हाउस पर जाने के बाद आखिर मेरा पति मेरे साथ क्या करता है। और फिर हर दिन तो फार्म हाउस पर जाना ज़रूरी नहीं था। घर से तो मुझे किसी और चीज़ का बहाना लेकर निकलता था, लेकिन ले जाता था फार्म हाउस पर। मैंने सोचा भी था कि इस बारे में मुझे अपनी सास को बताना चाहिए, लेकिन अभी नए नए दिन थे और मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी इतनी जल्दी ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने पति की हर बात को आसानी से मान रही थी। पर इन्हीं दिनों मैंने नोटिस किया था कि नौकरानी भी हमारे घर पर काम करने के लिए नहीं आ रही थी। पता नहीं वो कहाँ चली गई थी। सबसे कठिन बात तो ये थी कि मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकती थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चल पाता था। फिर अचानक से मुझे ख्याल आया कि कहीं उस ब्लैंकेट में तो कुछ गड़बड़ नहीं जो मेरा पति मेरे लेटते ही मेरे मुंह पर ढक दिया करता था। इसलिए आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी नाक में रुई लगा लूंगी और देखूंगी कि क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सही है या गलत। क्या सच में मेरा पति मुझे बेहोश करता है या फिर मैं खुद ही गहरी नींद में सो जाती हूँ। आज मेरा पति जब रात को घर आया तो मैं पहले से ही तैयार थी उनके साथ फार्म हाउस पर जाने के लिए। बस देख रही थी कि आखिर वो मुझसे फार्म हाउस पर जाने का क्या बहाना करने वाले हैं। उन्होंने आते ही मुझसे कहा, चलो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। आज मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया था और मैं उनके साथ जाने के लिए फौरन ही तैयार हो गई थी। हम लोग फार्म हाउस पर पहुंच गए थे। रूटीन के मुताबिक मेरे पति ने मुझे बेड पर लेटने के लिए कहा तो मैं लेट गई थी और मेरे पति ने मेरे मुंह पर ब्लैंकेट ढक दिया था। प्लान के मुताबिक मैं नाक में रुई लगाकर गई थी, जिसके बारे में मेरे पति को पता नहीं था। लेकिन अजीब बात ये थी कि मुझे बेहोशी नहीं हुई थी, मैं होश में थी और कमरे में होने वाली खटर पटर की आवाज़ को अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। तभी अचानक कमरे की रोशनी बंद हो गई, लेकिन एक धीमी सी रोशनी थी जो कमरे में फैल गई थी। मुझे कमरे से अगरबत्ती की खुशबू आने लगी थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मुझे हिम्मत से काम लेना था। मुझे यकीन हो चुका था कि मेरा पति मुझे बेहोश करता था, क्योंकि अभी तक मेरे ऊपर बेहोशी सवार नहीं हुई थी। मैं सब कुछ अच्छी तरह से सुन सकती थी। मुझे इसी तरह से लेटे हुए आधा घंटा गुजर गया था। कमरे में पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी। मैंने धीरे से ही ब्लैंकेट को अपनी आंखों से हटा दिया था, लेकिन ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे कि मेरा पति मोमबत्तियों के घेरे में बीच में बैठा हुआ था और बहुत सारी अगरबत्तियां उसके आगे जल रही थी। कमरे में खुशबू फैली हुई थी। मेरे पति ने अपने आगे को नींबू और मिर्ची रखी हुई थी। इसका मतलब ये था कि मेरा पति जादू कर रहा था। वो आंखें बंद करके न जाने क्या क्या पढ़ रहा था। मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं तो अपने पति को देखकर डर गई थी। मैंने इसी तरह से अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पति मुझे होश में देखकर मेरी जान का दुश्मन बन जाए। लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मैं उस नौकरानी से पूरी बात पूछकर ही रहूंगी, जो मुझे बार बार अंगद से शादी करने पर मना कर रही थी। इसका मतलब यही था कि वो सच कह रही थी कि मेरा पति ठीक नहीं है, मुझे उसे ठीक करना होगा। लेकिन वो ये सब कुछ क्यों और क्या कर रहा था, ये मुझे अभी तक नहीं पता था और इसके बारे में मुझे वो नौकरानी ही बता सकती थी। मैंने सोच लिया था कि यहाँ से फ्री होते ही मैं उससे बात करके ही रहूंगी। इसी तरह से 4-5 घंटे गुजर गए थे। अंगद न जाने क्या करता रहा था। फिर उसके बाद उसने मेरे मुंह से ब्लैंकेट हटा दिया था और न जाने मेरे मुंह पर क्या पड़कर फूका था। मैं उछलकर रह गई थी। उसने मुझे गोद में उठाया और गाड़ी की पीछे वाली सीट पर लिटाकर वो मुझे घर ले आया था और उसने बेड पर मुझे लिटा दिया था। तभी तो हर दिन मेरी आंख सुबह घर के बेड पर ही खुलती थी। पति के घर से निकलते ही मैं फौरन नौकरानी के पास गई। भगवान का शुक्र था कि वो आज काम पर आई थी। मैंने उसे जल्दी से अपने कमरे में बुलाया और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करने के बाद उसे पूरी बात बताई और कहा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम ये सब कुछ कैसे जानती हो और तुम मुझे पूरा सच बताओ। फिर उसने जो कुछ मुझे बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। नौकरानी ने मुझे बताया कि दरअसल अंगद के माता पिता ने बचपन से ही उसे अकेला छोड़ दिया था। इन दोनों को दौलत का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए इन्होंने अपने बच्चों का बचपन बर्बाद कर दिया। ये दोनों अपनी जिंदगी में मगन रहे। छोटा सा अंगद, जिसे माता पिता के सहारे की जरूरत थी, उनके प्यार की जरूरत थी, लेकिन माता पिता ने अपने बेटे पर ध्यान नहीं दिया और अपने बेटे को नौकरों के हवाले कर दिया। नौकर तो माँ बाप की तरह बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते, इसलिए अंगद
हॉरर मूवीज़, जादू टोने वाली मूवीज़ और गेम्स भी हॉरर टाइप जैसे ही खेलने लगा था। वो अकेले रह रहकर उसके दिमाग पर जादू टोने वाली बातें सवार हो गई थी, क्योंकि उसे कहानी भी जादू टोने वाली ही पसंद थी। वो अपने मोबाइल के अंदर जादू टोने की और भूत की कहानियां सुनता था और उनकी वीडियोस देखता था। वो इस अलग दुनिया में रहने के बाद अपनी इसी दुनिया में पहुंच गया है। उसने अपने आप को पूरा इसी तरह से बना लिया। जब जवान होने के बाद उसके माता पिता को पता चला कि उनका बेटा उनके काबू में नहीं है, तब उन्होंने उसकी शादी करने का फैसला किया। अंगद की पहले 2 शादियां हो चुकी हैं और उसकी दोनों ही पत्नियां उसकी इन हरकतों पर उसे छोड़कर जा चुकी हैं। अब की बार उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हें चुना था। मैं इसीलिए तुम्हें समझा रही थी कि तुम्हें अपने पति को ठीक करना होगा, पर तुमने मेरी बात नहीं समझी। नौकरानी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अपनी किस्मत पर अफसोस भी हुआ था कि मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो गई जो एक अलग ही दुनिया में रहता है। लेकिन इसमें कसूर उसका नहीं है, इसमें कसूर उसके माता पिता का है, जिन्होंने बचपन में उसे अकेला छोड़ दिया, जिससे अकेलेपन का शिकार होकर वो इस तरह का हो गया। लेकिन मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती, बल्कि मुझे उसे ठीक करना होगा। मैंने अपने सास ससुर से इस बारे में बात की थी। वो लोग मेरी इस बात पर बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। मैंने कहा था कि आप लोगों ने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने के साथ साथ मेरी भी जिंदगी और उन 2 बेचारी लड़कियों की जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया, जो पहले अंगद से शादी करके जा चुकी हैं। वो तो अच्छा है कि आपके बेटे से जादू टोना नहीं आता, वरना वो न जाने क्या कुछ कर बैठता। मेरे सास ससुर बहुत शर्मिंदा हुए थे और हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें ही अब हमारे बेटे का ध्यान रखना होगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैंने अपने कुछ सीनियर डॉक्टर्स को अपने हस्बैंड की कंडीशन के बारे में बताया था। उन्होंने मुझे लंदन के लिए कंसल्ट किया था, जहां से मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके आई थी। मैं अपने पति को बेहोशी का इंजेक्शन देने लगी थी ताकि मेरा पति अब कोई ऐसी वैसी हरकत न करे, और मैं उसे लेकर लंदन चली गई। वहां जाकर मेरे पति का इलाज चल रहा था और मेरे पति की कंडीशन अब काफ़ी बेहतर हो गई है। मेरी इस होनहारी और दरिया दिली से मेरे सास ससुर भी बहुत खुश हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों का बचपन ख़राब मत करिए। अपने बच्चों के साथ रहिए, उनको टाइम दीजिए। ऐसा न हो कि दौलत की वजह से या बिजी शेड्यूल की वजह से आप अपने बच्चों को ही खो दें। बच्चों को पेरेंट्स के साथ की और उनके प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।